नेटफ्लिक्स को पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया की मृत्यु के ठीक 4 साल बाद 1997 में बनाया गया था और अपनी स्थापना के बाद से नेटफ्लिक्स ने प्रसिद्ध हिट्स में अपनी उचित हिस्सेदारी हासिल की है। ठीक यही बात एस्कोबार के बारे में भी कही जा सकती है, जिसने कभी एक ही अभिनय में प्रसिद्धि, हिट्स और विवादों को एक साथ आकर्षित किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब 2015 में नार्कोस की रिलीज के साथ दोनों की टक्कर हुई तो प्रसिद्धि, हिट और विवाद शुरू हो गए। नेटफ्लिक्स की उस गहन रवैये के लिए प्रशंसा की गई है जिसमें उसने रिसर्च की और ब्राजीलियाई फिल्म निर्माता जोस पाडिल्हा का कलात्मक लेखन और निर्देशन, जिसने कहानी को मजबूत नाटकीय प्रभाव दिया। हालांकि इतनी राजनीतिक कहानी में आदर्श जैसी कोई चीज नहीं हो सकती और कभी-कभी शैतान वास्तव में विवरण में हो सकता है, इसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। अब छिपाना एक मजबूत शब्द हो सकता है, लेकिन यह वीडियो कहानी के अन्य पहलुओं को उजागर करना चाहता है जो आप नहीं जानते थे। पर्दे के पीछे के पहलू, अत्यधिक नाटकीय सत्य, कार्टेल और कहानी के बचे हुए एस्कोबार के पक्ष और भी बहुत कुछ। यदि आपने शो नहीं देखा है तो यह वीडियो स्पॉइलर से परे या स्पॉइलर से भरा है। ये 10 बातें हैं जो नेटफ्लिक्स डॉन पाब्लो एस्कोबार के बारे में छिपा रहा है। मेडेलिन कार्टेल नेता, पहला नारकोटिक्स आतंकवादी और अब तक का सबसे अमीर अपराधी। नंबर 10, नार्कोस की मूल योजना। कहानी यह है कि नेटफ्लिक्स ने मूल रूप से इस कहानी को एक टीवी शो नहीं बल्कि एक संपूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि जब उन्होंने कोकीन के राजा पर सबूत और शोध करना शुरू किया तो उन्हें यकीन था कि एक भी फिल्म इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कॉकरोच नाम के व्यक्ति से लेकर उसकी संपत्ति की उत्पत्ति और तस्करी से पहले उसके जीवन के बारे में कई कहानियों का खुलासा किया, जिसमें कब्र के पत्थरों की चोरी भी शामिल थी। ये सब डीए एजेंटों स्टीव मर्फी और जेवियर पेना द्वारा सामने लाए गए व्यक्तिगत अनुभवों की जानकारी के साथ मिलकर हुआ। फिल्म निर्माता एस्कोबार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इस प्रकार नार्कोस का जन्म हुआ। वॉक्स के लिए लिखते हुए बर्नार्डो अपारिसियो गार्सिया, जो एस्कोबार द्वारा संचालित कोलंबिया में पले बढ़े हैं, शो की संपूर्णता की बड़े पैमाने पर सराहना करते हैं। अन्य बातों के अलावा उन्होंने जातीय विविधता के सही चित्रण और पाब्लो की मां के घर की दीवारों पर लटके गांव के घरों के लघु मुखौटे जैसे छोटे विवरणों का हवाला दिया। नंबर 9, एस्कोबार की रिकॉर्डिंग। शो के इतने विस्तृत होने का एक कारण ये रिकॉर्डिंग्स थीं। पाब्लो एस्कोबार घटनाओं का रिकॉर्ड रखने में बहुत विश्वास रखता था और इसमें घटनाओं के घटित होने पर उनका वीडियो बनाना भी शामिल था। इसके साथ उन्होंने एस्कोबार और उसके चारों ओर के लोगों के दैनिक जीवन में होने वाली बातचीत, फैशन और गतिविधियों के प्रकार की एक सुंदर संरचना बनाई। हालांकि फिल्म में एस्कोबार ज्यादातर इधर उधर बैठा है, सोच रहा है और अंतरिक्ष में देख रहा है और सोच रहा है कि अपनी सरकार के साथ युद्ध में अगला बड़ा कदम कैसे उठाया जाए। सच्चाई थोड़ी अलग है क्योंकि एस्कोबार ने शो के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वास्तव में यह स्पष्ट है कि मेडेलिन कार्टेल नेता मीडिया के प्रशंसक थे क्योंकि शो में उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स शामिल की गई है जो उनके इलाके के भीतर की गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी कहानी बताने के लिए समाचार संवाददाताओं को खरीदने या उनका अपहरण करने को तैयार था। एक बात निश्चित है, पाब्लो को ट्विटर बहुत पसंद आता। नंबर 8, पारिवारिक राय। तुम्हें यह पता था कि यह आने वाला है और यह काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि कहानी का कितना हिस्सा और पाब्लो की उसके परिवार के साथ बातचीत कितनी सटीक थी और एस्कोबार को इसके बारे में कैसा लगा। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पाब्लो का भाई शो से क्रोधित था और यदि आपने शो देखा है तो आप शायद अब सोच रहे होंगे, शो के दौरान एस्कोबार का भाई कहां था। रॉबर्टो एस्कोबार न केवल पाब्लो का भाई था, वह पाब्लो की मृत्यु के बाद गिरफ्तार होने तक कार्टेल का अकाउंटेंट भी था। तो यकीन मानिए जब मैं आपको बताता हूं कि रॉबर्टो खुश नहीं था जब शो में ब्लैक बियर्ड नामक एक अन्य अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया और फिर कार्टेल के खिलाफ अधिकारियों के सामने छींटाक्षी करते हुए दिखाया गया। जवाब में उन्होंने उनसे या परिवार के अन्य सदस्यों से परामर्श किए बिना उसकी और उसके भाई की छवि को चित्रित करने के लिए स्ट्रीमिंग दिग्गज से $1 अरब के मुआवजे का अनुरोध किया। ये पहले सीजन की ठीक बात था, इसलिए उन्होंने दूसरे सीजन के प्रसारण से पहले गलतियों को देखने की भी पेशकश की। हमें यकीन नहीं है कि यह उसके तरीके से हुआ। इस बीच परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पैलेस ऑफ जस्टिस की घेराबंदी में पाब्लो के चित्रण के साथ साथ उसकी मृत्यु के तरीके पर भी आपत्ति जताई है, लेकिन हम जल्द ही उस तक पहुंचेंगे। नंबर 7, पाब्लो एस्कोबार की भयानकता। शो देखकर आपको पहले से ही यह अंदाजा हो जाता है कि पाब्लो एस्कोबार इस धरती पर रहने वाले सबसे डरावने लोगों में से एक था। लॉगिन सम्मेलनों के लिए लिथुआनिया में बोलते हुए
एजेंट स्टीव मर्फी बताते हैं कि कैसे एस्कोबार से पहले कानूनी प्रशासन को नार्को टेररिज्म के बारे में ज्यादा जानकार नहीं था। नार्को टेररिज्म में हिंसा का उपयोग नारकोटिक कानूनों के खिलाफ सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। मर्फी के अनुसार पाब्लो एस्कोबार पहला नार्को टेररिस्ट था और सच कहूं तो उनकी आतंकी गतिविधियां शो में अच्छी तरह से दर्ज की गई हैं। यह तथ्य भी दर्शाया गया है कि एस्कोबार को दूसरों की हत्या का आदेश देना काफी आसान लगा। हालांकि लोगों के साथ उनका व्यक्तिगत व्यवहार थोड़ा कोमल प्रतीत होता है, जिसका परिणाम कभी भी घातक नहीं होता। खैर, बस मोंकाड़ा और गालियानो की तरह अस्पष्ट घटनाओं को छोड़कर उसके व्यक्तिगत क्षेत्र में पाब्लो को अधिकांश वक्त एक परेशान आदमी के रूप में दिखाया जाता है, जिनकी पत्नी और बच्चों के साथ एक रोमांटिक संबंध होता है। वास्तविकता में डॉन पाब्लो एक नशे का बादशाह था। पहले हाथ से जानकारों के अनुभवों के आधार पर पाब्लो अपने दुश्मनों के घुटनों में ड्रिल कर देते थे, अगर उन्हें ऐसा मन करता। एक और अनकहा तथ्य है खच्चरों के प्रति उनका व्यवहार। फिल्म में पाब्लो ने मानव खच्चरों का इस्तेमाल किया और वह हमेशा उन्हें भुगतान करता था। दरअसल पाब्लो ने मियामी जाने वाले पालतू जानवरों को कोकीन सिल दी थी। इसके अलावा अतिरिक्त नकदी खर्च करने से बचने के लिए कभी कभी मानव खच्चरों को मार दिया जाता था। यह उस समय दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी से था। एक समय एजेंट मर्फी और पेना का मुखबिर पाब्लो की एक पार्टी में वेटर था। मुखबिर ने बताया कि एक अन्य वेटर को चांदी के बर्तन चुराते हुए पकड़ा गया था। पाब्लो को इसके बारे में बताया गया और उसने उस व्यक्ति के हाथों पर टेप लगाकर उसे पूल में फेंकने का फैसला किया। वेटर पैसा रॉबिन हुड द्वारा बनाए गए इस स्क्विड गेम टास्क से बचने में असमर्थ रहा और पार्टी में मौजूद मेहमानों के मनोरंजन के लिए डूब गया। एक और उदाहरण जो हम जानते हैं वह यह तथ्य है कि एस्कोबार ने अपने सैकड़ों घरों को बनाने वाले हर एक कारीगर को मार डाला। चाहे बचपन के दोस्तों की हत्या हो जाए, मोंकाड़ा और गालियानो की, कहा जाता है कि एस्कोबार ने उन आदमियों के उंगलियों को उनके परिवार के सदस्यों को भेज दिया। ये सब चीजें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि उसकी नार्कोस में दिखाई न जाने वाली असली क्रूएल्टी की सच्ची गहराई क्या हो सकती है। बर्नार्डो अपारिसियो गार्सिया के अनुसार काफी हद तक उसकी गंभीर क्रूरता पर प्रकाश डालता है। नंबर 6, M19 का असली स्वभाव। यह वह पहलू है जिस पर नार्कोस के अधिकांश विशेषज्ञ असहमत होंगे। M19 कोलंबिया के सबसे बड़े गुरिल्ला समूहों में से एक था। उनकी विचारधाराओं में रूढ़िवाद राष्ट्रवाद, बोलिवेरियनवाद, क्रांतिकारी समाजवाद और फोको सिद्धांत शामिल थे, जो मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे गुवेरा से प्रेरित थे। शो में M19 को भोले भाले आदर्शवादियों के एक समूह के रूप में चित्रित किया गया है, जो गुएरिला युद्ध के पहले बार के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और इसका नेतृत्व एक पूर्व कॉलेज प्रोफेसर ने किया था, जो गुरिल्ला युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरे मित्रों, यह तथ्यों का एक नाटकीय प्रतिनिधित्व है। M19 की कोलंबिया में सबसे अधिक भयभीत उपस्थिति थी। बर्नार्डो अपारिसियो गार्सिया ने बताया कि कैसे उनकी चाची पैलेस ऑन जस्टिस हमले से मुश्किल से बच पाई थी। उन्होंने कहानी को यह कहते हुए समाप्त किया कि यह केवल कैली में मेरा परिवार नहीं था जो उनके हाथों मरने के करीब आया था। वे वास्तव में शक्तिशाली थे और वे जानते थे कि डर कैसे पैदा करना है। इसके अलावा इवान मैरिनो ऑस्पिना या इवान द टेरिबल एक अनुभवी गुरिल्ला नेता थे, जो शो में इवान टोरेस के रूप में उनके चित्रण के विपरीत थे। M19 का नेता बनने से पहले इवान मैरिनो ऑस्पिना वेनेजुएला में पहले ही लड़ चुके थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग आत्महत्या करने की हद तक प्रताड़ित किए गए थे। केवल 6 महीने बाद सेना के मेजर के भेष में भाग निकले थे। उन्हें इवान एल टेरिबल कहा जाता था क्योंकि उन्होंने हमेशा चीजों को कम राजनयिक तरीके से किया था और इसलिए उन्हें शो में मोटे तौर पर चित्रित किया गया था। यह संभावना नहीं है कि इवान को पाब्लो ने मार दिया था, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उसने एस्कोबार को बोलीवर की प्रसिद्ध तलवार उपहार में नहीं दी होगी। नंबर 5, पाब्लो का अपने परिवार के साथ संबंध। यह देखते हुए कि फिल्म का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद उस व्यक्ति के परिवार से सलाह नहीं ली गई, यह स्वाभाविक है कि पाब्लो के साथ उनकी बातचीत कल्पनाशील थी, और यह कहानी बताने का एक खतरनाक तरीका है, खासकर अगर आपके पास पहले से ही पूर्व कल्पना है। शायद पाब्लो एस्कोबार के अपने बेटे जुआन पाब्लो, जिसे अब सेबेस्टियन मैरोक्विन के नाम से जाना जाता है, के साथ रिश्ते से ज्यादा गलत तरीके से किसी अन्य रिश्ते को नहीं समझा गया। सेबेस्टियन अब नशीली दवाओं के कारोबार से मुक्त हो चुका है और वह अक्सर कई साक्षात्कारों में सबसे बड़े नशीली दवाओं के तस्कर के बेटे के रूप में अपने अनुभव के बारे में बात करता है। इन साक्षात्कारों में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें याद आया कि उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। साथ ही उनकी हिंसक गतिविधियों के प्रभावों के साथ तस्वीर को संतुलित करते हुए एक बार सेबेस्टियन कहते हैं
कि उनके पिता ने उन्हें सभी दवाओं के बारे में सिखाया था और कहा था कि मारिजुआना पाब्लो का पसंदीदा था। उन्होंने बताया कि कोकीन एक ऐसा जहर है जिसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए और अगर वह कभी कोई दवा लेने का फैसला करे तो उन्हें उनसे सलाह लेनी चाहिए। शायद इस शिक्षा से मदद मिली या यह किसी रिश्तेदार की याद थी जिसने ड्रग के दुष्प्रभावों का सामना किया था, लेकिन सेबास्टियन को कभी भी ड्रग्स लेने की दबाव महसूस नहीं हुआ। सेबास्टियन के साक्षात्कारों का एक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि वह बताता है कि वह और उसकी मां डॉन पाब्लो से कोलंबिया पर अपनी घुसपैठ रोकने के लिए विनती कर रहे थे। सबसे खास बात यह है कि उस बमबारी के बाद उसकी बहन मैनुएला एक कान से हमेशा के लिए बहरी हो गई। बेशक उनकी दलीलें अनसुनी कर दी गईं। नंबर 4, ला कैथेड्रल का रहस्य। शो में एस्कोबार की 5 सितारा जेल को ड्रग माफिया की कई निजी वस्तुओं के साथ आलीशान बताया गया है, लेकिन यह सब कुछ स्पष्ट नहीं करता। क्या आपको वह रिकॉर्डिंग याद है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? खैर, ला कैथेड्रल में एस्कोबार की और भी अधिक चीजें छिपी हुई थी। फिल्म में एस्कोबार अपने पीछे चित्रों वाली एक बड़ी किताब छोड़ जाता है। हालांकि एजेंट मर्फी और पेना की किताब मैनहंटर्स हाउ वी टेक डाउन पाब्लो एस्कोबार में वे बताते हैं उनके पास वाले कार्यालय में हमें कूड़ेदान में एक फिल्म एल्बम मिला। जब हमने फिल्म डेवलप करवाई तो हमें एस्कोबार की तस्वीरें मिली जिन्हें हमने वांटेड पोस्टर में बदल दिया। पेना कहते हैं कि उनके पास कोलंबिया में उनके खिलाफ जारी किए गए हर वांटेड पोस्टर थे और उनकी फाइलों में उनके बारे में छपे हर लेख थे। वह अपने दुश्मनों के धमकी भरे नोट भी सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करके रखता था। एस्कोबार बहुत साफ सुथरा था और यह ला कैथेड्रल के बाथरूमों में स्पष्ट था, जिसे 3 इंच की दीवारों के साथ आश्चर्यजनक रूप से चमकदार थे। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली खोज उन माताओं के पत्र थे जो अपनी बेटियों को सेक्स के लिए पाब्लो को पेश कर रही थी। छोटे पोशाक और कई वाइब्रेटर और सेक्स खिलौने एक अलमारी में रखे हुए थे। हालांकि उनकी पुस्तक का एक दिलचस्प विवरण यह तथ्य है कि पेना एस्कोबार के बिस्तर पर सोया था। एज बताते हैं कि पूरी रात करवटें बदलते रहने के कारण उन्हें बिस्तर पर नींद नहीं आई और जुआन पाब्लो का कहना है कि यह भी उनके पिता के बुरे हारे हुए स्वभाव का एक हिस्सा था। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां वह अपने बच्चों को भी धोखा दे देता था जब वे एकाधिकार जैसे खेल खेलते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जीतना चाहता था। शो में जुआन पाब्लो को बहुत युवा और भोला दिखाया गया है, यहाँ तक कि जब पाब्लो ने अपनी मृत्यु से कुछ मिनट पहले उसे फोन किया था। लेकिन वास्तविक जीवन में जुआन पाब्लो अपने पिता की मृत्यु के समय पहले से ही 16 वर्ष का था और उनके पास शो में जो दिखाया गया है उससे डॉन पाब्लो की मृत्यु का विवरण बिल्कुल अलग है और हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। नंबर 3, कार्लोस लेहडर का प्रभाव। कार्लोस लेहडर एक जर्मन क्लॉस विल्हेम लेहडर का बेटा था जो अपना देश छोड़कर कोलंबिया चला गया था। उसने अपना नाम बदलकर गुइलेर्मो लेहडर रख लिया और हेलेना रिवास नामक कोलंबियाई से शादी कर ली। अपने माता पिता के तलाक के बाद कार्लोस अपनी मां के साथ अमेरिका चला गया और अंततः कार्लोस को जेल जाना पड़ा। जेल में ही कार्लोस की मुलाकात जॉर्ज जंग नामक एक साथी कैदी से हुई। वे दोनों इस बात पर योजना बनाएंगे कि वे कोकीन व्यापार में कैसे क्रांति लाएंगे और छोटे विमानों का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका में दवाओं का परिवहन शुरू करेंगे। इसलिए लेहडर ने पाब्लो एस्कोबार से मिलने से पहले ही व्यवसाय शुरू कर दिया था और एस्कोबार के अमीर बनने में भी उसकी अहम भूमिका थी। लेहडर खुद अरबपति बन गया और उन्होंने कोलंबिया के विदेशी ऋण को 2 बार चुकाने की पेशकश भी की, जिनमें से एक प्रत्यर्पण से बचने की उनकी योजना थी। शो के खिलाफ लेहडर बस एक बेवकूफ था जिसे मीटिंग्स में चुप रहने की सलाह दी जाती थी और वो नियमित रूप से राष्ट्रीय रेडियो पर खुद को बेनकाब कर देता था। उसकी कहानी और गिरावट का चित्रण बहुत ही संक्षेपित था। नंबर 2, एस्कोबार की आत्महत्या। यदि आप पाब्लो एस्कोबार की कहानी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आत्महत्या उनकी मृत्यु से जुड़ा एक बहुत ही अजीब शब्द होगा, लेकिन बारीकी से ध्यान दें और हम देखेंगे कि यह हमें कहां ले जाता है। पाब्लो एस्कोबार द्वारा खुद को मारने का दावा उसके परिवार के करीबी सदस्यों जैसे उसके भाइयों और सबसे महत्वपूर्ण उसके बेटे जुआन पाब्लो ने किया है। आप देखिए, जुआन पाब्लो वह आखिरी व्यक्ति था जिससे एल पैट्रन ने मरने से पहले बात की थी और वह इस बारे में बहुत ठोस तर्क देता है कि वह क्यों मानता है कि उसके पिता की मृत्यु आत्महत्या थी। आइए उनकी बातों पर गौर करें। पहला तर्क, जुआन पाब्लो का कहना है कि उनके पिता हमेशा उनसे कहते थे कि टेलीफोन मौत है। ऐसा इसलिए था क्योंकि डॉन पाब्लो को अच्छी तरह से पता था कि डीए, सीआईए, सेंट्रा स्पाइक और पुलिस अधिकारी कार्टेल सदस्यों के स्थानों को पता करने के लिए एयरवेव्स की निगरानी कर रहे थे। पाब्लो एस्कोबार हमेशा फोन पर बहुत कम समय बिताते थे और अपने बेटे को भी इसके इस्तेमाल से हमेशा दूर रहने का आदेश देते थे। दूसरा तर्क यह है कि एस्कोबार के परिवार को हाल ही में जर्मनी से निकाल दिया गया था और फिर उन्हें सशस्त्र बलों के स्वामित्व वाले कोलंबियाई होटल में रहने के लिए मजबूर किया गया था। इससे पता चलता है कि एस्कोबार का परिवार जहां भी जाता था कभी भी सुरक्षित नहीं रहता था।
और होटल की फोन लाइनें निश्चित रूप से टैप की गई थीं। पाब्लो को ये तथ्य जरूर पता होंगे। तीसरी बात यह है कि पाब्लो ने अपने बेटे को सिखाया था कि पकड़े जाने की स्थिति में आत्महत्या कैसे करनी है। जुआन पाब्लो का कहना है कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि दर्द से बचने और जल्दी मरने का सबसे अच्छा तरीका मुंह में गोली मारने के बजाय दाहिने कान में गोली मारना है। पाब्लो के भाइयों ने पुष्टि की कि पाब्लो ने कहा था कि वह उसका पीछा कर रहे लोगों द्वारा मारे जाने के बजाय खुद को मार डालना पसंद करेगा, क्योंकि यह एक सुखद मौत नहीं होने वाली थी। अब आइए इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पाब्लो के अंतिम क्षणों को फिर से देखें। एक निश्चित कर्नल मार्टिनेज और उनके बेटे लेफ्टिनेंट मार्टिनेज फोन सिग्नल को प्राप्त करने के लिए दिशात्मक खोज गियर का उपयोग कर रहे हैं। उसी समय पाब्लो एस्कोबार अपने बेटे जुआन पाब्लो से फोन पर एक साक्षात्कार पर चर्चा कर रहा है, जिसके बारे में जुआन पाब्लो पहले से ही जानता है। जुआन पाब्लो के अनुसार उनके पिता ने उन्हें 7 बार फोन किया, जबकि उन्होंने हर बार कॉल काटने की कोशिश की। वह अपने पिता से शिकायत करते हुए कहता है कि यह खतरनाक था, क्योंकि संभवतः उनका फोन टैप किया गया था और जिस विषय पर चर्चा हो रही थी उसके बारे में उन्हें पहले से ही पता था। जुआन पाब्लो समझता है कि उसके पिता खुद को छोड़कर उन्हें पूछताछ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन पर बात करते समय लेफ्टिनेंट मार्टिनेज वाहन से एक एंटीना पकड़ रहा है और अचानक कोक के राजा को अपनी ओर देखते हुए देखता है। पुलिस के पास पर्याप्त बल इकट्ठा होने के बाद वे घर पर धावा बोलते हैं और तभी पाब्लो यह कहते हुए कॉल काट देता है, कुछ यहाँ अजीब हो रहा है, मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। गोलीबारी शुरू हो जाती है। उसका अंगरक्षक लिमोन मारा जाता है और पाब्लो को उसके शरीर के निष्क्रिय होने से पहले छत पर कई बार गोली मारी जाती है। निरीक्षण करने पर पाब्लो के सिर पर एक गोली का घाव पाया जाता है। अनुमान लगाओ कि कहां? वह है दाहिना कान था। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि उसके जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद उसे ढूंढ लिया गया और मार डाला गया, लगभग ऐसा जैसे कोई अंतिम शिकार करना चाहता हो। नंबर 1, वैगनर मौरा का ड्रग समर्थक रुख वैगनर ने नार्कोस में पाब्लो एस्कोबार की भूमिका बखूबी निभाई। इस भूमिका के लिए ब्राजीलियाई अभिनेता की सराहना की गई और वह एस्कोबार का इतना समान बन गया कि उसकी तस्वीरें ड्रग लॉर्ड के नाम के साथ गूगल सर्च पर दिखाई देती है। हालांकि उनमें और भी अधिक समानताएं हैं। मौरा का मानना है कि कोकीन जैसी दवाओं को वैध कर देना चाहिए और एस्कोबार के रोल से बाहर रहने के बाद भी वह इसे और भी अधिक गंभीरता से लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां कोकीन वैध थी, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया को ज्यादातर एक चतुर व्यवसायी के रूप में पहचाना जाता था, जो बिना कुछ लिए अमीर बन गया और गरीबों को वापस कर दिया। उनकी अधिकांश आदेशित हत्याएं उन अधिकारियों को बंद करने से शुरू हुई जो उन्हें जेल में बंद करना या प्रत्यर्पित करना चाहते थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या कोकीन को वैध कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? यदि आपने किया है तो एक लाइक अवश्य दें और दी फ्यूजिटिव चैनल पर और भी शानदार चीजें देखें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आपसे मिलेंगे।